ऑपोजिशन की जानिब से पेशकश की गई। किस चीज़ की पेशकश? पैसों की पेशकश। और ऑपोजिशन जमातों ने 24 हुकूमती मेंबरान की हिमायत हासिल करने का दावा भी किया है। मगरिब के ताल्लुकात रूस से इंतहाई कशीदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मायूसी आपको डिमोटिवेट करती है और आपको आगे बढ़ने से रोकती है और मायूस इंसान उम्मीद छोड़कर इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। मायूसी फैलाना बज़ाते खुद बड़ा माशरती जुर्म तस्वर किया जाता है और दूसरे को मायूस करना या फिर जानते बूझते उसके मोराल को गिराना इंतहाई कम ज़रफ़ी की अलामत है। और इसके बरक्स जो लोग अंधेरों में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं, सख्त डिप्रेस्ड हालात में भी दूसरों को थपकी देते रहते हैं, ऐसे ही लोग कामयाबी की ज़मानत बनते हैं। अच्छा, दूसरे को गिराने से ज़्यादा उठाना अहम है। जिस तरह मारने से बचाने वाला बेहतर है, इसी तरह दूसरों में मायूसी बांटने की बजाय उम्मीद बांटने वाला बेहतरीन इंसान तस्वुर होगा। अच्छा, उम्मीद ही को वाहिद और मौसर हथियार कह लें जो ईमान और मोहब्बत के जज्बे को मान नहीं पड़ने देता और उम्मीद ही से अमन की राह हमवार होती है। जैसे कि किसी मुल्क में बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाए, बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हो जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए तो वहाँ अमन का ख़राब होना यकीनी है। लेकिन उम्मीद के होते हुए अमन, मोहब्बत और ईमान के जज्बे मुनव्वर रहते हैं। अब ऐसी एक कहानी जिसमें उम्मीद को एक मजबूत कुव्वत के तौर पर दिखाया गया। कहानी कुछ यूँ है कि एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली कि मैं अमन हूँ, लेकिन अब अमन नहीं रहा, इसलिए मेरे होने का अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। मोमबत्ती का बस इतना कहना था कि उसका शोला थोड़ा सा फड़फड़ाया और इसके बाद वो बुझ गई। अच्छा, इसके बाद दूसरी मोमबत्ती बोली कि मैं ईमान हूँ, लेकिन लोगों के दिल से अल्लाह का खौफ उठ गया है, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। जब दुनिया में ईमान ख़त्म हो गया तो मेरा क्या काम है। इसके बाद इस मोमबत्ती का शोला भी फड़फड़ाया और वो भी बुझ गई। अब तीसरी मोमबत्ती, उसने कहा कि मैं मोहब्बत हूँ, लेकिन आज का दौर जो है नफसा नफसी का दौर है, एक इंसान दूसरे इंसान की टांग खींच रहा है, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई काम नहीं बचा। और ये कहकर वो मोमबत्ती भी बुझ गई। अब 3 मोमबत्तियाँ बुझ चुकी थीं, जिसके बाद कमरे में बहुत अंधेरा हो गया और रंज और गम के साए दीवारों और सारे माहौल पर मंडलाने लगे। इतने में एक मासूम बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरा देखकर डर गया। वह बच्चा खौफ की वजह से कमरे से जाने लगा कि आखिरी मोमबत्ती बच्चे से बोली कि रुको, मत जाओ, मैं उम्मीद हूँ और मैं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वापस आ जाओ, मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी अंधेरे में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। बच्चे ने सुना तो मुस्कुराया और वापस आ गया। फिर उम्मीद बोली कि मुझसे तुम बाकी जो शम्मे हैं वो भी फिर से रोशन कर दो, और बच्चे ने उसे उठाया। अमन, ईमान और मोहब्बत की शम्में फिर से उसी मोमबत्ती से रोशन कर दी जिसका नाम उम्मीद था। अब इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है। वो क्या कि यदि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, बस इस उम्मीद को अपने पास से कभी ख़त्म ना होने दीजिए। मुसलमान पर मायूसी हराम है। अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी का सफ़र शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे रहबर आसान रास्तों को भी दुश्वार बना रहे हैं, उम्मीदों को मिटा रहे हैं, मायूसियों को फैला रहे हैं, आपस में उलझकर एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी फैल रही है। ऑपोजिशन को इस बात का एहसास भी है और वो एतराफ़ भी कर रही है कि अवाम ऑपोजिशन की तरफ देख रही है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन पर हुकूमत से ज़्यादा दबाव है। लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत किए चले जा रही है और अवाम इस वजह से ऑपोजिशन पर नज़रें नहीं जमाए हुए कि वो हुकूमत को गिरा देगी, बल्कि ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करे, अवाम ये चाहती है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, ये जो जोड़ तोड़ की सियासत, इस पर ही जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आज शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी में मुलाकात का जो दूसरा दौर है वो हुआ। अब इसमें ऑपोजिशन की आगे की जो स्ट्रैटेजी है, खासतौर पर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बातचीत की गई। और हुआ क्या जी, इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के दरमियान बहुत से अहम मामलात हैं जो तय पा गए। आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जो हिकमत अमली है उसमें मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी और PDM ने पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर इतफाक़ किया, जबकि स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाद में पेश करने का फैसला किया गया। अच्छा, खबरों के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश करने का जो टास्क है वो जरदारी साहब के सपुर्द किया गया है और इजलास में जरदारी साहब को हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मामला तय करने का भी इख्तियार दे दिया गया है। इजलास में जरदारी साहब ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश कर दिया और तो और मौलाना फजल रहमान साहब और वीडियो लिंक पर मौजूद जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक कर लिया।
अच्छा, एक और खबर ये कि जी शहबाज शरीफ साहब ने नंबर गेम के हवाले से इजलास के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी है और अपोजिशन की इस सियासी बैठक में शुरका ने नंबर गेम के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है। अच्छा, अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नई हुकूमत के हवाले से भी जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। और ख़बर यह है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमती इत्तेहादियों के साथ तय पाने वाले मामलात के हवाले से नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब को आगाह रखेंगे और इसके बाद तीनों कायदीन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हतमी तारीख का फैसला करेंगे। अच्छा, आज मौलाना फजल रहमान साहब और चौधरी बरादरान में भी मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक मौलाना ने जरदारी और शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से मुतालिक चौधरी बरादरान को एतमाद में लिया। मौलाना ने चौधरी बरादरान को यकीन दहानी करवाई कि आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ से मुतालिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं। अच्छा, एक और अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों ने अपने MNA से दस्तखत करवाना शुरू कर दिए हैं और अपोजिशन जमातों ने 24 हुकूमती मेंबरान की हिमायत हासिल करने का दावा भी किया है, जिनमें नून लीग ने 16, पीपल्स पार्टी ने 6 और JUI ने 2 मेंबरान की हिमायत का दावा किया है। अच्छा, अपोजिशन जमातों के पास अपने 162 जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं, इसलिए अपोजिशन को मजीद 10 वोटों की ज़रूरत है ताकि 172 पूरे हो जाएं। अब मुलाकातों से जो हतमी नतीजा क्या निकलेगा ये मेरे ख्याल से बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना मोर्चा संभाले हुए है और तीर अंदाजी करते हुए हुकूमत पर खुलकर वार कर रही है। शाजिया मरी का क्लिप होगा, चलाइएगा। सुना आपने शाजिया मरी साहिबा को। अब अपोजिशन की मिसाल कुछ ऐसे जैसे कोई शख्स कोई भी काम करने से पहले उस काम के हवाले से अपनी दलीलें पेश करे। अब ऐसा ही हाल अपोजिशन का है जो अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले इमरान हुकूमत की खामियों की निशानदेही कर रही है और अदम एतमाद तहरीक लाने की वजूहात बयान करके अवाम का जहन बदल रही है। अब शाजिया मरी साहिबा क्या फरमा रही थी कि जिन लोगों ने PTI को वोट डाले हैं वो पछता रहे हैं, बढ़ती महंगाई की वजह से हुकूमत को अवाम की बददुआओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, शाजिया मरी बराह रास्त वज़ीर आज़म को निशाना बना रही हैं कि जी इमरान खान साहब की जहनी कैफियत का आलम यह है कि ना ही उन्हें साइंस का कोई इल्म है और ना ही उनके अंदर बुनियादी समझ है। ये डायरेक्ट इमरान कर रही हैं, इसलिए ऐसे शख्स को कह रही हैं जी इतनी अहम कुर्सी पर बिठाने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब वो भी वज़ीर आज़म साहब की ज़ात पर सवालात उठा रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लीजिएगा। सुना आपने एहसन इकबाल को, ये अवाम को ये नवीद सुना रहे हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल रहा है और इमरान खान को कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एहसन इकबाल साहब भी शाजिया मरी की तरह वज़ीर आज़म को नफसियाती तौर पर बीमार करार दे रहे हैं और इमरान खान को अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाने का मशवरा दे रहे हैं और लीगी रहनुमा के कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अवाम अब इस हुकूमत का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। लेकिन वज़ीर आज़म पर ज़ाती हमले करना और इस तरह साइकेट्रिस्ट को दिखाने के मशवरे देना मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये एहसन इकबाल साहब अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी पर अपने यकीन का इजहार कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि जी अगर अपोजिशन को लगता है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है तो फिर इसको फौरी तौर पर ईवान में क्यों नहीं लाया जा रहा। लेकिन अपोजिशन जमातें अब बहुत जल्दी में भी नज़र आ रही हैं, इसलिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब अपोजिशन की बेकरारी को देखते हुए कह रहे हैं कि जी अपोजिशन अवाम के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। कभी आर पार, कभी इस्तीफ़ों के खाली नारे और उन्हें हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। और उस्मान बुज़दार साहब के बकौल 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की। ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क आगे बढ़े और अब अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा हुआ है। अपोजिशन के पास ये जो नंबर गेम है यही पूरी नहीं और ऐसे में ये लोग अदम एतमाद की तहरीक कहाँ से लाएंगे। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब हमेशा रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी ख़बर दी है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम के जी अपोजिशन जो है वो पैसों की पेशकश कर रही है। 3 MNAs हैं जिनसे रब्ता किया गया और उनको पैसों की पेशकश की गई कि जी उनके ईमान का सौदा किया जाना चाह रहे थे वो, या उनका ईमान ख़रीदा जा रहा था, जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है अक्सर सेनेट इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब फवाद साहब की बात में कितनी सच्चाई है और अगर वो कह रहे हैं इतने यकीन के साथ कि उन 3 MNAs ने उनको इन्फॉर्म किया और वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं तो यकीनी तौर पर इस बात में कुछ दम होगा। ज़रा चौधरी साहब को सुनिएगा क्या कहते हैं वो। जी, तो सुना आपने फवाद चौधरी साहब को अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से 3 बड़े सौदागर इकट्ठे हो रहे हैं और इस मुलाकात में ख़रीदो फ़रोख्त की बात की गई है। कल अपोजिशन की जानिब से फैसला किया गया कि आधे आधे पैसे डाले जाएँ और उन्होंने कहा कि जी हमें 3 MNAs ने रिपोर्ट की है। फवाद साहब ये कह रहे हैं कि जी उन्हें 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए बाकायदा पैसों की पेशकश की गई है और वो कह रहे हैं जी हम तमाम मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। अदम एतमाद के लिए 3 MNAs को पैसों की ऑफ़र शर्मनाक है। अपोजिशन को चैलेंज है कि अदम एतमाद लेकर आएँ और इन्हें लग पता जाएगा।
जिस दिन शहबाज शरीफ का केस शुरू होगा वो जेल जाएंगे। यानी हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन जोड़ तोड़ के अलावा पैसे का भी भरपूर इस्तेमाल करके हुकूमती लोगों की वफादारियाँ खरीदना चाहती है। अगर देखा जाए तो ये इल्ज़ाम गलत इसलिए नहीं लगता क्योंकि माजी में भी सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की इंतहा की गई, जहां सियासतदानों ने पैसा चलाकर अपने अपने काम सीधे किए, लोगों के ईमान खरीदे गए, ईमानों के रेट लगे। लेकिन हुकूमत ने जो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात करवाना चाहे, और आपको पता है कि अपोजिशन ने उसकी पुरजोर जो है वो मज़म्मत की, जिसके बाद हुकूमत का ऐसा मानना था कि जी अपोजिशन अपने अपने मुफाद की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा नहीं चाहती है। अब अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से भी हॉर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर है वो अपनी जगह ले सकता है, जो कि सियासत के मेयार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर फवाद चौधरी की इतलात दुरुस्त हैं तो फिर रहबर सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे के लिए असूली सियासत को पीछे छोड़ रहे हैं। और वैसे भी इस जोड़ तोड़ की सियासत के बाद तो असूली सियासत जो जनाजा है वो बड़े धूमधाम से निकल जाएगा। खैर, फवाद चौधरी जरदारी और शहबाज शरीफ की जो करप्शन की तस्वीर करार दे रहे थे, और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब वो नून लीग को जाली दस्तावेज़ात की जीती जागती तस्वीर करार दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। आपने एतजाज़ एहसन साहब फेक न्यूज़ और गलत खबर का फ़र्क बता रहे हैं और साथ नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा जाली खबरें मरियम नवाज़ के पास होती हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक जाली खबरों पर होता है। नून लीग सबसे ज़्यादा इस कानून से डरती है और मरियम नवाज़ के पास जज की वीडियोस थी तो उनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। मरियम नवाज़ दावा करती हैं कि मेरे पास और भी सबूत हैं, और मरियम नवाज़ के पास जो सबूत हैं वो अदालत में पेश क्यों नहीं करती हैं। नून लीग ने नवाज शरीफ को सच्चा साबित करने के लिए साकिब निसार की जाली ऑडियो बनाई जो फेक न्यूज़ है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री से जाली बनवाई गई। अच्छा, एतजाज़ एहसन ने PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली ये जो सियासी मुलाकातें हैं उस पर बात करते हुए कहा कि PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से साथ नहीं हैं। मेरा मशवरा है कि पीपल्स पार्टी उन पर एतबार ना करे। और यानी एतजाज़ को JEI को अब भी JUI को शक की नज़र से देख रहे हैं, और सिराजुल हक साहब वो भी PDM पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने सिराजुल हक साहब PDM पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी PDM की तहरीक अवामी मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपने मुफाद के लिए। और सिराजुल हक साहब एक तीर से दो शिकार करते हुए हुकूमत पर भी निशाने बांधे हुए हैं। कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने अपने लाने वालों को भी मायूस किया और ये मुल्क की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है जिससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी हो गया। अच्छा, खबरों के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने अपनी तहरीक को मजबूत करने के लिए सिराजुल हक से भी मुलाकातें की हैं, लेकिन सिराजुल हक ने इन्हें किसी किस्म की कहते हैं कि कोई लिफ्ट नहीं करवाई है। और जाहिर है कि उनके बयान से भी ये बात साफ है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, असद उमर साहब भी कुछ फरमा रहे हैं कि जी अवाम को अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़रा चलाइएगा इनका क्लिप। जी, तो सुना आपने असद उमर साहब को, वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन ने इतनी ज़्यादा तारीखें बदलकर सबको पीछे छोड़ दी है। असद उमर ये भी कहते हैं कि अपोजिशन की तारीखें चलती रहेंगी लेकिन हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सियासी उलझाव की वजह से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। रहबरों की सियासत के चलन की वजह से अवाम की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। अगर इस उम्मीद को नहीं तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब के घर अपोजिशन के बड़ों की बैठक हुई है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और इसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा जो दीगर रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। अच्छा, सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च समेत जो दीगर ऑप्शन उस पर गौर किया गया और ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और PDM ने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद वो पेश करने पर इतफाक़ किया और तहरीक अदम एतमाद पेश करने का जो टास्क है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को दे दिया। अच्छा, अब दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दावा किया कि जी उनकी जमात के 3 अरकान को सियासी जोड़ तोड़ के लिए अपोजिशन की जानिब से पेशकश की गई। किस चीज़ की पेशकश? पैसों की पेशकश। अच्छा जी, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर रहनुमा नवाज ने कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, तैयारियां तो भरपूर हो रही हैं, मुलाकातों का सीजन भी उरूज पर है। अब अदम एतमाद की तहरीक के लिए सब मान भी गए हैं या अब भी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग मार्च तक बात ये जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा खुश हो रहा था आपकी बातें सुन के। आप बड़ी पढ़ी लिखी वाली बातें कर रही थी और मज़ा आ रहा था मुझे सुन के। पहले जी। आखिर में आपने पता नहीं क्या कर दिया। कम से कम आखिर में क्या कर दिया? मैं तो फवाद चौधरी साहब की बात बता रही हूं। क्रेडिबिलिटी हो। जी जी, क्रेडिबिलिटी क्या? जी जी, एक दौर था जब वो आसिफ अली जरदारी को वली अल्लाह बना के पेश करते थे। फिर उसके बाद मैंने एक और दौर देखा
जिसमें वो परवेज़ मुशर्रफ को अपना किबला काबा समझते थे। फिर उसके बाद मैंने एक और दौर देखा अब, जिसमें वो ऐसे शख्स की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, दुनिया तारीफ़ नहीं कर रही, ये अकेले तारीफ़ करते हैं। करते जाइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि आपका उड़ना बचोना जो है वो आजकल यही है, तो आप करते जाइए। अब मैं आपको सियासी बात बताता हूं। लेकिन शेख साहब देखिए, आपका इख्तिलाफ अपनी जगह, आपकी अपनी राय है उनको लेकर, लेकिन बहरहाल वो वफाकी वज़ीर इत्तलात नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा उसके साथ भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा किसी के साथ धरती बराबर इख्तिलाफ नहीं होता। मैं तो सिर्फ आपको एक बात बता रहा था, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा था। अच्छा, अब बात यह है कि आपने एक बात की सियासी बात यह है कि सियासतदान आपस में मिलके बैठते हैं। अब मिलके जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली सियासी बातें होती हैं। अब जब सियासी बातें होती हैं तो फिर मुल्की दरपेश मुश्किलात को, मुल्क में बसने वाले अवाम को, वो सारे मसाइल को सामने रखा जाता है। और अगर उसमें वो सियासी जमातें जो अपना अपोजिशन का रोल अदा कर रही होती हैं, वो अगर इस किस्म के काम ना करें जिससे मुल्क की साख बचे, जिससे अवाम को कोई बेहतर पैकेज मिल सके, बेहतर रिलीफ मिल सके, बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके मिल सके, तो मेरे ख्याल में फिर उन सियासी जमातों को फ़ायदा कोई नहीं। कुछ ठीक है, इख्तलाफात जरूर होते हैं, इसलिए कि इख्तलाफात तो एक घर में भी होते हैं ना। अगर आपके बच्चे हैं, आप हैं, और उसमें कोई ना कोई इख्तलाफ तो हो जाता है। हाँ। सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बुनियादी इख्तलाफात तो हो जाते हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफ वैसे शेख साहब खाने की टेबल पर हो जाता है, जब घर के कुछ बड़े जो होते हैं वो कहते हैं मेरा वोट उसके लिए, बच्चे कहते हैं हमारा वोट उसके लिए, जो तमाम घर के लोगों की पार्टियां डिफरेंट होती है, इस पर बड़ा इख्तलाफ होता है खाने की टेबल पे। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ घर घर की कहानी है। अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि पूरी सियासी जमातों का एक चीज पे तो बिल्कुल इत्तफाक है, और वो इत्तफाक क्या है? वो शायद आपके सुनने वाले, देखने वाले, शायद मेरी बात हो सकता है गलत हो, लेकिन इत्तफाक क्या है? इत्तफाक यह है कि हमने इस मुल्क को, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया था, उस मुल्क को हमने मजबूत करना। उस मुल्क के साथ हमने दुनिया की दोस्ती करनी है, इख्तलाफ नहीं करना। अपनी अना को बस पुश डाल के, अपने तकब्बर को ख़त्म करके, अपने इज्जत और वक़ार को बिल्कुल एक बंद करके डब्बी में रख के हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है। इस मुल्क को उस नज पे लेके जाना है जहाँ पे आपके मुल्क की एक पहचान हो, वक़ार हो, और उसके साथ साथ आपका एक नाम हो। अब पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को एक ऑफर दी है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो नून लीग यानी नवाज लीग अपना वजीर आजम लेकर आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है उनकी ऑफर को देखते हुए, या हालात को देखते हुए, तो उन्होंने कोई सियासी चाल तो नहीं चल दी है कि जी माशी हालात ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाकर अपना वोट बैंक नहीं खराब करना चाहती, तो जी नून लीग का वजीर आजम आ गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बात ज़हन में रखें कि जब आप इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करते हैं तो दुनिया की नज़र फिर आपके पास आ जाएगी। एक बात मेरी याद रखिए आप चैन में, इस मुल्क की बहुत सी खुशकिस्मतियाँ हैं, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है। यहाँ पे हमेशा एक क्या कहते हैं, तजर्बे किए जाते हैं, और तजर्बे जो होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं किसी वक्त, और बिल्कुल तबाह भी कर देते हैं। अब बात यह है कि मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम, मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मौलाना फजल रहमान साहब को और पीपल्स पार्टी को साथ इकट्ठे देख रहे हैं, तो फिर आप जहन में रखें कि दुनिया के इस्लामी ममालिक की नज़र भी आपके साथ होगी, और वो ममालिक जो आप में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर चुके हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग दिलचस्पी ज़ाहिर कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके वो लगा चुके हैं, तो फिर वो दोबारा से रिवाइव करेंगे अपनी उस बात को, दोबारा से वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इकनॉमिकली अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ना कि पिस्कोल लेके आप दर बदर भी मांगते फिरें। अच्छा शेख साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है वो फौरी तौर पे नए इंतखाबात की हामी नहीं, लेकिन नवाज लीग को मौलाना साहब फौरी इंतखाबात के हामी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर नए इंतखाबात से जो सारे मसाइल हैं वो हल कैसे हो जाएंगे? नवाज लीग क्या करेगी? क्या आपके पास सोल्यूशन है, हल है? कुछ तो आपने सोचा होगा। आपको गुजारिश करूँ, मैं डॉक्टर साहब आपको गुजारिश करूँ, पहली बात तो ज़रा ज़हन में रखिए और मेहरबानी करके इस चीज़ को चलाते रहिएगा। ये मेरी ज़ाती राय है। ज़ाती राय ये है कि आप फिल फॉर इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, ज़रा उसको बात सुन लीजिए। मेरी, हो सकता है मेरे एथिक्स गलत हों, मेरी जो दलाइल है वो गलत होंगे। आपने जितने
अच्छा। मतलब मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि जो अनवांटेड जो आपने बिल पास किए हैं, जो आपने ऑर्डिनेंसेस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किए हैं, जिसके सहारे आप ये सारा कुछ मलबा, गंद और सारा कुछ आप डाल रहे हैं, उनको अनडू करने के लिए आपको एक वक्त चाहिए। आप वो अनडू करेंगे, आप वो मसाइल जो हैं जो आके अगली दफ़ा और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं उनको आप ठीक करेंगे। उसके साथ साथ आप दुनिया पे अपना एक ऐसा इमेज खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है, अच्छा रिश्ता चाहता है, किसी से वो जंग नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ा टाइम, वक्त आपको दरकार है। तो इसके लिए जब आप टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारे मसाइल आप उस टेबल पे बैठ के अपने दलाइल के साथ तय कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो अनवांटेड किस्म के बिल हैं, अनवांटेड किसी लॉ मेकिंग है, वो आपने अनडू करनी है। उसके लिए तो थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, इकोनॉमी को थोड़ा सा सहारा देने के लिए भी टाइम मिलेगा, लोगों का। अच्छा शेख साहब, अभी जब मैंने इंट्रो में फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया था तो आपने कहा कि आपने किस बंदे की बात कर दी, लेकिन उनकी बात बड़ी अहम थी जो वो कर रहे थे। वो कह रहे हैं जी हमारे 3 MNAs हैं जिनको बाकायदा पैसों की ऑफर की गई है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए साथ दिया जाए, हमारे साथ मिल जाएं। अगर वो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी उन लोगों ने, तीनों MNAs ने हमें इन्फॉर्म किया, हमें बताया, हमारी चीज पे नजर रखे हुए हैं, तो किसने की है पेशकश, क्यों की गई है पेशकश? ये तो बड़ी जी बता दूं हमारे जी शेख साहब, मेजॉरिटी बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुल जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट है, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना भी उनकी तौहीन है। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो ऐसा शख्स हो जो इस मामले में किसी की ऑफर सुनेगा भी, को बात भी सुने। ये मुझे नहीं को नजर आता। मैं इस पार्लियामेंट में काफी अरसे से हूँ, देख रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं। हर कोई शख्स इज्जत के लिए सियासत करता है। और मैं ये एक बात आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस किस्म की बातें करने से लोगों की बेइज्जती करना मकसूद होता है, लोगों को शायद डिफेंसिव करना मंसूब होता है। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होती, अगर आपने लोगों के साथ इज्जत और वकार से पेश आए होते, आपने उनकी इज्जत नफ्स को आपने बर्बाद ना किया होता, तो आज इस किस्म के अल्फाज ना आप इस्तेमाल करते, बल्कि आज लोग आपको खुद आके कहते कि हमें क्या पड़ी है कि हम इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व हों। चूंकि अंदर आपके गिल्ट मौजूद है, आपके अंदर एक खौफ मौजूद है। उस खौफ को आप इन किस्म के अब मैं फिर कहूँगा तो डॉक्टर साहब आप कहेंगी मुखालफत कर रहा हूँ, इस किस्म के फजूल अल्फाज ठीक चल जाएगा। ये फजूल अल्फाज इस्तेमाल के आप लोगों की दिल आज़ारी भी करते हैं, उनकी बेइज्जती भी करते हैं, और इस जो आपका ये मकाम है उसके मतलब भी आप गलत बयान करते हैं। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। वेलकम बैक नाज़रीन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मशरकी यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के बाद मगरिब के ताल्लुकात रूस से इंतहाई कशीदा हैं, और अब यूक्रेन से कशीदगी पर अमरीका और बरतानिया ने रूस के कई इदारों पर और शख्सियात पर माली पाबंदियां लगाने का ऐलान भी किया है। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने भी यूक्रेनी फौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रूस के अहम तरीन दौरे पर पहुँच चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी ताज नहीं, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मगरिब और रूस में जो बड़े तसादुम का खतरा है, और ऐसे में यूक्रेन के सफीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये कहा कि वो रूस के दौरे पर इस मामले को उठाएं। आपके ख्याल में इन हालात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रूस का दौरा और फिर दूसरी तरफ अमरीका है? बहुत वाज़ेह तौर पे हमारा मौक़िफ़ सामने आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उसकी सालमती को सपोर्ट किया है, और प्रेसिडेंट पुतिन के इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है, जो इस बात का आकाश है कि पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो एक जियो इकोनॉमिक थ्रस्ट लेके आगे बढ़ना चाहता है।
और एक और इशारा बहुत वाजे है कि हम अपने ताल्लुकात दुनिया में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हमें जो एक अमेरिकन कैंप में समझा जाता है, हम उस कॉन्स्ट्रक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। और मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बात हो रही है डॉक्टर साहिबा, ये कोई बड़ी या नई बात नहीं है। इंडिया ने अभी ये किया, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया का साथ दिया, हालांकि वो अमेरिका के इस वक्त जबरदस्त इत्तेहादी हैं चाइना के खिलाफ। टर्की इसके लिए कहा जा रहा है कि उसके लिए बड़ी मुश्किल टाइट रोप वॉकिंग है, रशिया और यूरोप के बीच में ताल्लुकात को बैलेंस करना, मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को बैलेंस करना। और तीसरी अहम बात अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए ये जो रूस की और वेस्टर्न वर्ल्ड की आपको इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन नजर आती है या स्टैंड ऑफ नजर आता है ना, ये यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स के हवाले से है, ये नाटो की एक्सपेंशन के हवाले से है। एक रूस की सिक्योरिटी रेड लाइन है तवातुर से कि नाटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो। अमेरिका कहता है नहीं जी, हम वेस्टर्न वर्ल्ड ही कहती है, अमेरिका उसको लीड करता है कि हम नाटो की एक ओपन डोर पॉलिसी रखेंगे। हालांकि अभी यूक्रेन का कोई मेंबर बनने के इमीडिएटली कोई चांसेस भी नहीं है। इनफैक्ट आपने यूक्रेन को बड़ी अच्छी पोजीशन दे दी इस वक्त, क्योंकि अब वो वेस्ट से एक बार्गेनिंग पोजीशन में है जी कि मुझे मराद दें, मुझे आर्म्स दें वगैरह वगैरह, और मेरी जो नाटो की मेंबरशिप है उसको कैटेगोरिकल करें। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी सूरत हाल में यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स ज्यादा अहम है। हमारा जो थ्रस्ट है रशिया के ताल्लुकात में वो साउथ एशियन थ्रस्ट है, उसमें एनर्जी की बात है, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात है, जहां हमारी और अफगानिस्तान में जो हमारा थ्रस्ट है, जो चाइना का थ्रस्ट है और जो रशिया का थ्रस्ट है, वो बिल्कुल उसमें कन्वर्जेंस है। हम सबका एक ही मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के हवाले से। तो और हमारे डिफेंस टाइप्स तो 2014 से चल रहे हैं, मशकें भी कर रहे हैं हम उनसे, तो ऐसी कोई उनका नई बात तो नहीं हो रही। जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तशरीफ ले गए थे। इट इज हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट इज अ स्टेट विजिट, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर ऑफ द सेम। ठीक है डॉक्टर साहब, का कौम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने यूक्रेन के हवाले से ये जो रूसी इक़दाम हैं इसकी बाकायदा मजम्मत की है, लेकिन कुछ तजियाकारों की ये राय है कि जी अमेरिका ने मशरक़ी यूरोप में नेटो और अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में ये जो इजाफा किया, इजाफा करके जो इक़दाम उठाए हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए ये बात तो बिल्कुल वाजे है ना कि जो हमारे ग्लोबल इदारे हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है, उस पे एक असर रसूख तो अमेरिका रखता है ना, और अमेरिका का मौक़िफ़ भी वहाँ पे ज़्यादा वाज़े तौर पर या वेस्टर्न मौक़िफ़ ज़्यादा वाज़े तौर पे उठाया जाता है क्योंकि वो फंड करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। बिल्कुल सही बात, वाज़े बात है ना। अगर यूनाइटेड नेशंस इतना फाल होता तो पैलेस्टाइन का तो वो हशर ना होता जो इस वक्त हो रहा है। कश्मीर में तो जेनोसाइड ना, तो ये भी तो कहता है यूनाइटेड नेशंस के जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर में, तो उसके हवाले से तो हम कितना प्रोएक्टिव एक्शंस नहीं देखते। एक छोटे से गांव में यूक्रेन के जो 500 साल पुराना तनाज़ा है उस पर अमेरिका आपको इतना प्रोएक्टिव, वेस्ट इतना प्रोएक्टिव नजर आता है, तो ये तो समझिए स्मोक स्क्रीन होता है अपने मफादात को आगे करने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले हमारा सेगमेंट ये चीज़ देखना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।